व्यूवर्स, वेलकम टू हसन बायोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन और ये एफएससी पार्ट 2 उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एमकैट में भी बहुत ज़्यादा इसका पोर्शन है वो इंक्लूड होता है और बहुत ज़्यादा एग्जामिनर का इसकी तरफ इंटरेस्ट होता है। तो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला ये पढ़ के काफ़ी ज़्यादा समझ आ जाएगा कि एक्चुअली हमारी बॉडी में केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो किस तरीके से हो रही होती है, या फिर जो एनिमल्स हैं उनके अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो किस तरह से हो रही होती है। नॉर्मली तौर पे अगर हम बात करें, हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन है, इसी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं, हमारे पास दो तरह की कोऑर्डिनेशन होती है। एक केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है और एक नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है। नर्वस कोऑर्डिनेशन है दैट इज डन बाय न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स के ज़रिए से नर्वस कोऑर्डिनेशन है उसका प्रोसेस किया जाता है, जबकि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस है वो एनिमल्स में जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है दैट इज डन बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये हमारी बॉडी में स्पेशल टाइप के ग्लैंड्स हैं जो अपनी सेक्रीशंस करते हैं और इन सेक्रीशंस को हम किसका नाम देते हैं? हार्मोन्स का नाम देते हैं। यहाँ पे एक एमसीक्यूज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि हमारी बॉडी में 20 के करीब या एनिमल्स की बॉडी में 20 के करीब एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं या एंडोक्राइन टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और वो एक्चुअली क्या सिक्रीट कर रहे होते हैं? वो अपने हार्मोन्स हैं, उन हार्मोन्स को क्या कर रहे होते हैं? सिक्रीट कर रहे होते हैं। अब एक्चुअली हार्मोन्स क्या होते हैं? कहते हैं जनाब, हार्मोन्स जो हैं ये स्पेशल केमिकल मैसेंजर्स हैं जो ब्लड के जरिए, मतलब स्पेशल केमिकल मैसेंजर्स हैं, और इनको रिलीज कौन करता है? हमारी बॉडी का एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन टिश्यू। और ये हार्मोन्स हैं जब इन एंडोक्राइन ग्लैंड और इन एंडोक्राइन टिश्यू से रिलीज होते हैं फिर उसके बाद ये किस में शामिल हो जाते हैं? ब्लड में। और फिर ब्लड से ये किस में चले जाते हैं? अपने टारगेट टिश्यूज या टारगेट सेल्स की तरफ चले जाते हैं। सो हार्मोन्स, these are chemical messenger, these are synthesized and released by endocrine glands and they are transported to target tissues by their blood. ब्लड के जरिए से ये टारगेट टिश्यूज हैं ये उन तक क्या कर दिए जाते हैं? ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। अब हमारी बॉडी में दो तरह के केमिकल कोऑर्डिनेशन है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इनको डक्टलेस ग्लैंड का नाम दिया जाता है, इनकी डक्टेड नहीं होती हैं, ये डायरेक्टली तौर पे अपनी जो सेक्रीशंस हैं वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर शामिल करते हैं। इसकी निस्बत एक और भी ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड का नाम देते हैं, और ये जो एक्सोक्राइन हैं इनकी जो सेक्रीशंस हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में नहीं आती हैं, बल्कि पहले वो डक्ट में जाती हैं और फिर उस डक्ट से फिर ब्लड में आती हैं और ब्लड से फिर टारगेट टिश्यूज तक मूव ऑन करती हैं। जैसा कि हमारी बॉडी में जो स्किन के ग्लैंड्स हैं, हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ग्लैंड्स हैं वो डक्टेड ग्लैंड हैं, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन हमारा यहाँ पे क्योंकि वो टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? एंडोक्राइन ग्लैंड, तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड में हमारा जो टॉपिक है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। एक्चुअली दो तरह के ग्लैंड हैं, हमारे ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो आपने याद रखना है। एक होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड और एक होते हैं पीनियल ग्लैंड। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है दैट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड एंड दैट इज प्रेजेंट इन आवर ब्रेन। ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है और ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसी तरह से स्मॉलेस्ट ग्लैंड भी हमारी बॉडी में होता है दैट इज पीनियल ग्लैंड, वो भी हमारे ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होता है। हमारा है जनाब टॉपिक आज का वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का जो दूसरा नाम होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस सेरिब्री। ये हाइपोफाइसिस सेरिब्री भी कहलाता है और अडल्ट्स के अंदर इसका जो साइज होता है दैट इज 0.5 मिलीग्राम। 0.5 मिलीग्राम इसका साइज होता है और ये ब्रेन के साथ अटैच किसके जरिए से होता है? एक लंबी सी इसकी स्टॉक होती है, एक डंडी सी होती है इसकी लंबी सी, उसको हम नाम देते हैं इनफंडिबुलम। सो इट इज अटैच्ड विद द ब्रेन बाय द इनफंडिबुलम। अब कह रहे हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसकी 3 लोब्स होती हैं, इसकी 3 तरह के पार्ट्स होते हैं।
उन 3 लोब्स के नाम क्या क्या होते हैं। एंटीरियर लोब होती है, हम उसके भी सारे हार्मोन्स का जिक्र करेंगे। मीडियन लोब होती है, मिडल वाली पोर्शन वाली, वो सबसे स्मॉलेस्ट होती है इसमें। और एट द एंड कौन सी होगी, पोस्टीरियर लोब। तो हम देखेंगे कि एंटीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, मीडियन लोब से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, और पोस्टीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। अब चलते हैं हम सबसे पहले एंटीरियर लोब को। इसमें एमसीक्यूज आता होता है, यहाँ पे मेंशन भी है, कहते हैं जो एंटीरियर लोब है इस वाले पार्ट को हम मास्टर ग्लैंड का भी नाम देते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। अच्छा, अब वो कहते हैं कि इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं। कहते हैं ये 2 तरह के हार्मोन रिलीज करता है। एक होते हैं प्राइमरी हार्मोन्स। प्राइमरी हार्मोन्स का काम क्या है कि उन्होंने जस्ट अपनी सिक्रीशंस करनी है। दूसरा कह रहे हैं कि ये कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, ट्रोपिक हार्मोन रिलीज करते हैं। ये ट्रोपिक हार्मोन क्या करते हैं, ट्रोपिक हार्मोन का काम ये होता है कि ये दूसरे ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को, दूसरे ग्लैंड्स के हार्मोन्स को भी एक्टिवेट करते हैं। यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले जो हार्मोन्स हैं वो अपना काम तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो नियर बाय दूसरे ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशंस को, उनके हार्मोन्स को भी एक्टिवेट कर रहे होते हैं। इसी वजह से इन हार्मोन्स को हम किसका नाम देते हैं, ट्रोपिक हार्मोन्स का नाम देते हैं। दैट ट्रोपिक हार्मोन कंट्रोल द सिक्रीशंस ऑफ अदर ग्लैंड्स। इन रीजंस की वजह से जो एंटीरियर लोब है, इसका जो पार्ट है पिट्यूटरी का इंटीरियर पार्ट है, दैट इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। अब चलते हैं जनाब, इस मास्टर ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन हैं वो रिलीज हो रहे होते हैं। सबसे पहला जो इससे हार्मोन रिलीज हो रहा होता है वो होता है बेटा सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। कहते हैं ये जो सोमैटोट्रोफिन हार्मोन है इसकी शॉर्ट फॉर्म है STH, एस फॉर सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। अब रिलीज इसने किससे होना है बेटा, इसने रिलीज होना है एंटीरियर पिट्यूटरी से, लेकिन कहते हैं ये खुद ब खुद रिलीज नहीं होता है, बल्कि इसको रिलीज करने के लिए जो सिग्नल है वो किससे आता है, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस है, इसके अंदर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं। हाइपोथैलेमस के ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं वो एक सिग्नल रिलीज करते हैं, उसका नाम होता है SRF, एस सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। तो हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। ये सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर है, ये एक्टिवेट करता है, किसको एक्टिवेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को। और फिर ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। तो बड़ा सिंपल सी इसकी केमिस्ट्री है जनाब। जैसे ही ज़रूरत होगी इस सोमैटोट्रोफिन की तो हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज हुआ, एक बैटरी रिलीज होती है, वो होती है बेटा SRF जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज कर देता है, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन है वो रिलीज कर देता है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं, कहते हैं कि ये जो सोमैटोट्रोफिन है ये ग्रोथ हार्मोन होते हैं। इनका बेसिक काम क्या होता है, इन्होंने बॉडी की ग्रोथ है उसको कंटिन्यू करना होता है, इसके साथ साथ ये प्रोटीन की सिंथेसिस भी कर रहे होते हैं। तो जो हमारे पास सोमैटोट्रोफिन हार्मोन होते हैं, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन 2 तरह का काम करते हैं। एक ये क्या कर रहे होते हैं, ग्रोथ कर रहे होते हैं बॉडी की, और उसी साथ ही साथ ये क्या कर रहे होते हैं, ये बॉडी की प्रोटीन की सिंथेसिस भी कर रहे होते हैं। अब ये कब हो रहा होता है, कहते हैं जब हमारी प्यूबरिटी की एज से पहले या जब हमारी ग्रोइंग एज है उस वक्त ये हार्मोन है ये रिलीज मैक्सिमम हो रहे होते हैं, और ये तब बॉडी की क्या कर रहे होते हैं, ग्रोथ कर रहे होते हैं। और ग्रोथ के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, दैट इज इरिवर्सिबल एंड परमानेंट चेंज इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में इरिवर्सिबल और जो परमानेंट चेंज होता है उसको हम ग्रोथ कहते हैं। तो ये ग्रोथ करवा रहे हैं, ओके। जब ये ग्रोथ हो गई, ग्रोथ के बाद ये क्या करेंगे, ग्रोथ के बाद बेटा जब हमारा बॉडी ने ग्रो करना बंद कर देना है उसके बाद बेटा हमारी बॉडी है उसकी प्रोटीन के सिंथेसिस करवाते हैं। वो ये प्रोटीन्स होती हैं ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं, उनमें से एक ये भी होता है कि ये हमारी ग्रोथ है जो हुई होती है इसको स्टेबलाइज करती हैं, इसको मेंटेन करने में रोल प्ले करती हैं। तो ग्रोइंग एज के पहले ये ग्रोथ करवा रहे होते हैं, ग्रोइंग एज के बाद ये क्या कर रहे होते हैं, प्रोटीन है इसकी बेटा सिंथेसिस करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके जनाब इफेक्ट्स की तरफ। कहते हैं कि नॉर्मली ये हार्मोन रिलीज होना चाहिए, लेकिन कहते हैं किसी वजह से इसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, इसमें ट्यूमर हो जाता है, इसमें कैंसर हो जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, 2 काम होंगे, या तो इसकी ओवर सिक्रीशन हो जाएगी, एक हद से ज्यादा सिक्रीट कर जाएगा, या फिर ये अंडर सिक्रीशन हो जाएगी, जितना रिलीज होना चाहिए उससे ये कम रिलीज होगा। इन दोनों को केसेस में क्या होता है, ये बड़े
इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो कहते हैं कि अगर इसकी ओवर सिक्रीशन हो जाए तो ओवर सिक्रीशन के होने से ये दो तरह के इफेक्ट कॉज करता है। एक होता है बेटा इसका जाइगेंटिज्म, एक इफेक्ट इसका कहलाता है जाइगेंटिज्म और दूसरा इफेक्ट इसका कहलाता है एक्रोमेगाली। जाइगेंटिज्म क्या होता है? जाइगेंटिज्म नॉर्मली तौर पे एक हाइट है, मैं कहता हूं कि जितनी ग्रोइंग एज में हाइट इतनी होनी है, लेकिन हाइट इसकी बजाय लंबे हो जाते हैं, काफी हाइट इंक्रीज कर जाती है और ग्रोइंग एज से पहले इंक्रीज कर रही है, अर्ली एज में कर रही है, तो इस तरह से लंबा जो हाइट हो जाती है इसको हम नाम देते हैं जाइगेंटिज्म का नाम देते हैं। आगे मेंशन भी हुआ है अर्ली एज में हाइट का एक हद से ज्यादा रिलीज हो जाना, बढ़ जाना, क्योंकि धारी बात है ये ग्रोथ हार्मोन है, अगर एक हद से ज्यादा रिलीज होंगे तो हाइट है एक हद से ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। ये नॉर्मली तौर पर हमें रेगुलर प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम्पल्स मिलती हैं। अगर 9th 10th और फर्स्ट ईयर ग्रेड्स के स्टूडेंट्स हैं, समटाइम क्या होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा लंबे स्टूडेंट्स होते हैं, मोटे स्टूडेंट्स होते हैं और वो अपनी एज के दिख ही नहीं रहे होते हैं। एक्चुअली उनमें क्या होता है एसटीएच सोमैटोट्रोफिन हार्मोन एक हद से ज़्यादा रिलीज हुआ होता है। दूसरा केस है जनाब एक्रोमेगाली। ये क्या होता है ग्रोइंग एज के बाद अगर ये हार्मोन फर्दर रिलीज होता रहता है उस कंडीशन को हम नाम देते हैं एक्रोमेगाली। और इस एक्रोमेगाली में क्या होता है, इसमें जो बॉडी है उसके जो हैंड हैं और इसके जो फीट हैं, फेस है, ये लंबे होना शुरू हो जाते हैं, लंबूतरे होना शुरू हो जाते हैं। और इसमें पाकिस्तान के अंदर बड़ी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास, आल्दो वो पाकिस्तान की टीम में नहीं खेल रहा, मोहम्मद इरफान पाकिस्तान की टीम का फास्ट बॉलर, वो इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है एक्रोमेगाली की। तो ये हमने देख लिया है इसकी ओवर सिक्रीशंस के बारे में। दूसरा इसका है बेटा अंडर सिक्रीशन रह जाना। कहते हैं कि अगर ये हार्मोन है जितना रिलीज होना था उतना ये रिलीज नहीं हुआ, ये अंडर सिक्रीशन रह गई है, तब बेटा ये क्या करते हैं इनकी हाइट स्मॉल रह जाती है और ऐसे केस को हम नाम देते हैं ड्वार्फिज्म का नाम देते हैं। और ये जो ड्वार्फिज्म है इसका मतलब होता है बोनिंग। तो अक्सर दुनिया में डिफरेंट रीजन्स में हमें मिलते हैं कि जिनके कद हैं वो बिल्कुल ही स्मॉल रह जाते हैं। और ये क्यों रह जाते हैं? क्योंकि इनमें सोमैटोट्रोफिन है, जितना ये रिलीज होना होता है उतना ये हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा होता है। नेक्स्ट चलते हैं जनाब, हमारा दूसरा हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा होता है वो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज कॉल्ड एज TSH। इसको बेटा TSH का भी नाम दिया जाता है। TSH का मतलब क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगेन इसका पैटर्न देख लेते हैं ये कैसे एक्टिवेट होता है। तो अगेन बता रहे हैं हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, वो एक बैटरी रिलीज करते हैं और वो कौन सी होती है? थायराइड रिलीजिंग फैक्टर। ये जो थायराइड रिलीजिंग फैक्टर है ये किससे रिलीज हो रहा है? हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है और ये जाके एक्टिवेट कर देता है, किसको एक्टिवेट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी को। और ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये कौन सा हार्मोन रिलीज कर देता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कर देता है। तो बड़ा ही सिंपल है इसको समझना जनाब। हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज हुआ? TRF जाके एक्टिवेट करेगा किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा? TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा। अब यहां पे ना मैंने एक इक्वेशन सी लिखी है, इससे समझने में आपको आसानी हो जाएगी। कहते हैं कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है कब हाइपोथैलेमस है वो TRF रिलीज करेगा और कब पिट्यूटरी ग्लैंड है वो TSH रिलीज करेगी। कहते हैं कि इसकी डिपेंड करता है लेवल ऑफ थायरोक्सिन। और ये लेवल ऑफ थायरोक्सिन किस पे डिपेंड करता है बेटा? ब्लड। हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर थायरोक्सिन का लेवल कितना है वो डिफाइन करेगा। अब इसको जरा समझ लेना आपने। कहते हैं कि अगर हमारे ब्लड में थायरोक्सिन है वो लो हो रही है, अगर हमारे ब्लड में थायरोक्सिन का लेवल लो हो रहा है उस वक्त हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा? TRF। और TRF है एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेगा और ये एक्टिवेट करने से किसको रिलीज करना शुरू करेगा? TSH को। और TSH का लेवल क्या होगा बेटा? हाई। और ये TSH का लेवल क्यों हाई होएगा? क्योंकि इसने जाके एक्ट करना है थायराइड ग्लैंड के ऊपर और थायराइड ग्लैंड ने किसके लेवल को बढ़ाना शुरू कर देना है? थायरोक्सिन के लेवल को बढ़ाना शुरू कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई है ट्रोपिक हार्मोन की। ट्रोपिक हार्मोन ऐसे हार्मोन है जो अपना प्राइमरी फंक्शन तो कर ही रहे थे, इन्होंने बेटा क्या किया? प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म किया, अपनी सिक्रीशंस की। एंटीरियर पिट्यूटरी ने TSH तो रिलीज किया ही किया, लेकिन इस TSH ने
क्या किया, जो थायराइड ग्लैंड है उससे क्या रिलीज करवाया, थायरोक्सिन रिलीज करवाई। तो यही तो है ट्रोपिक हार्मोन, दैट कंट्रोल द सेक्रीशंस ऑफ अदर हार्मोन, जो दूसरे हार्मोन्स की सेक्रीशंस भी कर रहे होते हैं, इनको हम लोग ट्रोपिक हार्मोन का नाम देते हैं। होपफुली आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं, हमारे पास थर्ड जो इससे हार्मोन रिलीज होता है वो होता है कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। जो थर्ड हार्मोन है इससे रिलीज होने वाला है वो है कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन का दूसरा नाम भी होता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। अब वो कहते हैं कि ये जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है या फिर कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है, अगेन ये खुद नहीं रिलीज होता, इसमें क्या है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है CRF, कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर। ये एक्टिवेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी है वो किसको बेटा एक्टिवेट करती है, ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है उसको बना रही होती है। लेकिन सवाल अगेन वही है, कब कैसे ये करेगा। तो कहते हैं जनाब ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय स्टीरॉयड लेवल इन ब्लड। हमारी बॉडी में स्टीरॉयड का जो लेवल है उसके जरिए से कंट्रोल होता है। अब स्टीरॉयड क्या है, स्टीरॉयड्स जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर लिपिड सोल्यूबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स ये सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इसी तरह से जो स्टीरॉयड्स हैं ये भी बेटा क्या होते हैं हमारे पास, ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये लिपिड्स के अंदर सोल्यूबल होते हैं। दो एग्जांपल्स आप लोग बड़ी रेगुलर लाइफ में बायो में बार बार पढ़ते हो, एक कोलेस्ट्रॉल है और एक है टेस्टोस्टेरोन, मेल का जो सेकेंडरी हार्मोन है, ये दोनों स्टीरॉयड्स हार्मोन है। तो कहते हैं कि जो स्टीरॉयड्स के लेवल के जरिए से ये क्या होता है, कंट्रोल होता है। दूसरी बात, ये हमारी बॉडी में नर्वस कोऑर्डिनेशन के नतीजे में भी, जब हमारी बॉडी में कोई स्ट्रेस का स्टिमुलस आता है तो स्ट्रेस के स्टिमुलस के नतीजे में ये रिलीज होता है। जैसा कि कोल्ड का कोई स्टिमुलस आ गया, हीट का कोई स्टिमुलस आ गया, प्रेशर का कोई स्टिमुलस आ गया, पेन का आ गया, इन्फेक्शन बॉडी में हो गया, ये सारी बॉडी की कौन सी कंडीशंस हैं, ये स्ट्रेस की कंडीशन है। तो इन दोनों कंडीशन में ये हार्मोन है रिलीज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो हार्मोन है वो है गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। ये जो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है इनका एक्चुअली जो बेसिक रोल होता है वो होता है रिप्रोडक्शन में। तो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है ये भी हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, लेकिन इनका जो बेसिक रोल होता है ये किस में होता है, रिप्रोडक्शन में रोल होता है। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं वो तीन टाइप के हार्मोन होते हैं। एक होते हैं FSH, FSH का मतलब क्या होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, FSH ये है हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा इससे जो हार्मोन रिलीज होता है वो कौन सा होता है, LH। LH का मतलब क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और इसी तरह मेल के अंदर इनको हम किसका नाम देते हैं, ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का नाम दिया जाता है मेल्स के अंदर। तीसरा हार्मोन जो इससे रिलीज हो रहा होता है वो होता है प्रोलैक्टिन, और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनको हम डिटेल में अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें FSH की, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, कहते हैं कि ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल्स के अंदर भी काम करता है और फीमेल्स के अंदर भी अपने फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। सबसे पहले देख लेते हैं ये फीमेल्स में कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। तो कहते हैं ये फीमेल्स के अंदर दो काम कर रहा है। एक क्या कर रहा है, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट कर रहा है। नॉर्मली जो फीमेल है उसकी जो ओवरी है वहाँ से जो एग है, ओवा बनना है, उसके बनने से पहले वहाँ पे क्या होते हैं, फॉलिकल्स बनते हैं काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ना, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा फॉलिकल्स हैं, उनकी क्या हो रही होती है, फॉर्मेशन हो रही होती है। तो इन फॉलिकल्स की जो फॉर्मेशन है वो एक्चुअली कौन करवा रहा होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो करवा रहा होता है। इसके साथ साथ ये क्या करता है, एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन हार्मोन ये किससे रिलीज होता है, ओवरीज से। तो ये दो काम करता है, एक तो फॉलिकल्स हैं इनकी क्या करवा रहा होता है, डेवलपमेंट करवा रहा होता है, और दूसरी बात ओवरीज हैं, ओवरीज से किसको रिलीज करवा रहा होता है, एस्ट्रोजन को रिलीज करवा रहा होता है। ये फंक्शन है इसका फीमेल में। अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं शायद कि जो FSH है वो सिर्फ फीमेल्स के अंदर वर्क करता है, ऐसा नहीं है। FSH है वो फीमेल्स के अंदर भी वर्क करता है, इसके साथ साथ ये मेल्स के अंदर भी वर्क करता है। मेल्स के अंदर ये दो काम कर रहा होता है। एक कहते हैं कि जो जर्मिनल एपिथेलियम है, टेस्टिस, मेल्स के अंदर टेस्टिस हैं, फीमेल के अंदर ओवरीज हैं।
तो मेल्स के अंदर जो टेस्टिस होते हैं उनकी जो जर्मिनल एपिथेलियम है उनको ये एक्टिवेट करता है, और उसकी जर्मिनल एपिथेलियम को एक्टिवेट करने के साथ साथ ये क्या कर रहा है, इसके स्पर्म्स हैं इनकी प्रोडक्शन भी कर रहा होता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट, दोनों एमकैट के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको आपने रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट इसका जो हार्मोन है वो है LH। LH का मतलब क्या है, ल्यूटिनाइजिंग H फॉर हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब LH है, ये MCQs में बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। LH है ना, वो दोनों के साथ मिलके काम करता है, ये FSH के साथ भी मिलके काम करता है और ये प्रोलैक्टिन के साथ मिलके भी काम करता है। इसका ये सेकंड हार्मोन है। कहते हैं कि ये जो वर्क करता है ये FSH के साथ भी मिलके वर्क करता है, इसी तरह से प्रोलैक्टिन के साथ भी मिलके वर्क करता है। सबसे पहले देख लेते हैं, कहते हैं कि वर्क विद FSH, और ये इसका वर्क है बेटा, ये फीमेल्स के अंदर है। कहते हैं फीमेल्स के अंदर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ मिलके क्या करवा रहा होता है, एस्ट्रोजन रिलीज करवा रहा है। ऊपर हमने बात की एस्ट्रोजन ओवरी से रिलीज होना है, तो अकेले FSH ने एस्ट्रोजन को रिलीज करवाने में रोल नहीं प्ले करना, उसके लिए क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी होता है। दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये ओव्यूलेशन करवाता है। ओव्यूलेशन में क्या होता है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया काफी ज्यादा फॉलिकल्स हैं वो बनते हैं, उनके लिए कौन सा हार्मोन है, FSH। सॉरी, इन काफी ज्यादा फॉलिकल से जो यहाँ पे बन गए हैं, उनके बाद बेटा इन तमाम फॉलिकल में से सिर्फ सिंगल फॉलिकल, एक फॉलिकल है जो मैच्योर करता है, वो ये लीजिए, ये एक सिंगल फॉलिकल है जिसने मैच्योर किया है। इस सिंगल फॉलिकल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक एग प्रेजेंट होता है। ठीक है जी। अब ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये क्या करवाता है, इस फॉलिकल को रप्चर करवाता है। कैसे जी, कैसे रप्चर होगा, वो इस तरह से होगा, ये देखें, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ये फॉलिकल है इसका, ये फॉलिकल यहाँ से ब्रेक करेगा और यहाँ से जो इसका एग है, ये एग है, वो एग यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और इसको हम नाम देते हैं ओव्यूलेशन। और ये कब होता है, इसको रिप्रोडक्टिव साइकिल में हम स्टडी करेंगे, और इसको भी करवाने में ये रोल प्ले कर रहा है। ये तो काम हो गया LH का, किसके साथ, FSH के साथ। फिर कह रहे हैं कि ये क्या करवाता है, जो रिमेनिंग बचता है ना, ओव्यूलेशन में क्या हुआ, एग था, फॉलिकल था, फॉलिकल से एग रिलीज हुआ, जो बाकी स्ट्रक्चर बचता है उसको हम नाम देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर ये वाला बचा है नाउ, फॉलिकल का ये वाला येलोविश कलर का हो जाता है, पीले जर्द रंग का होना शुरू हो जाता है, और इसको हम किसका नाम देते हैं, इसी को हम नाम देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम का नाम दिया जाता है। कहते हैं कि ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा, किसके साथ मिलके मेंटेन करेगा, प्रोलैक्टिन के साथ। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यहाँ पे दोबारा इसको समझ लेते हैं। वो ये कह रहा है कि ओव्यूलेशन करवाएगा, ओव्यूलेशन में क्या होगा, फॉलिकल है वो रप्चर होगा, फॉलिकल के रप्चर होने से एग रिलीज हो जाएगा, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ओव्यूलेशन। एक बार ओव्यूलेशन होगी, जो फॉलिकल है वो टर्निंग येलो, वो येलो कलर का हो जाएगा, जर्द रंग का होना शुरू हो जाएगा, और इसको हम, जो स्ट्रक्चर बचेगा इसको हम किसका नाम देते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इस वजह से कहते हैं कि इसको मेंटेन करना, इसको जारी रखना, ये किसके साथ मिलके कर रहा होता है, प्रोलैक्टिन के साथ मिलके करता है। क्योंकि इसको क्यों जरूरी है इसको मेंटेन करना, क्योंकि इसी कॉर्पस ल्यूटियम ने एक और हार्मोन रिलीज करना होता है, वो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और ये बेसिकली ये बर्थ पिल कंट्रोल होता है, बर्थ पिल कंट्रोल हार्मोन कहते हैं, मेन प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये मेन प्रेगनेंसी है उसको मेंटेन करने में ये हार्मोन है अपना रोल प्ले कर रहा होता है। होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं इसमें मेल्स के अंदर, क्योंकि हमने FSH भी पढ़ा फीमेल में, फिर मेल में, सिमिलरली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये फीमेल्स में है, नेक्स्ट हम इसको मेल्स में कह रहे हैं। कहते हैं मेल्स में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसका नाम क्या होता है, ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम दिया जाता है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये बेटा क्या करता है, कहते हैं इसको इंटरस्टिशियल सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मेल्स के अंदर ना टेस्टिस होते हैं, मेल्स के जो टेस्टिस हैं वहां पे एक टाइप के सेल्स होते हैं, उन टाइप के सेल्स को नाम दिया जाता है इंटरस्टिशियल सेल। मेल के टेस्टिस के अंदर एक सेल्स होते हैं और इन सेल्स को नाम दिया जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स। कहते हैं इन मेल्स के इंटरस्टिशियल सेल्स से ये किसको रिलीज करवाता है, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवा रहा है। आल्दो इनका नंबर है वो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ये टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवाएगा मेल्स के अंदर, और टेस्टोस्टेरोन है वो क्या काम कर रहे हैं, मेल की जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आवाज का भारी होना,
फेस के ऊपर बाल आना, ठीक है, ये सारे मेल के सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इनको मेंटेन करने में ये हार्मोन है अपना काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रहा होता है। नेक्स्ट आ जाता है जनाब, ये हमारे पास था अभी तक की एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब से हमने जो जो हार्मोन स्टडी किए हैं वो हमने एसटीएच किया है, स्टोमेटोट्रोफिन हार्मोन किया है, और इसके साथ साथ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमने वहाँ पे स्टडी कर लिया, फिर कॉर्टिसोइड हार्मोन हमने वहाँ पे स्टडी कर लिया, फिर हमने इसमें नेक्स्ट जो हार्मोन स्टडी किया है गोनेडोट्रोफिन हार्मोन स्टडी कर लिए। ये 4 हार्मोन हैं हमारी बुक में, ये क्या किए हुए हैं, इसके नाम से दिए गए हुए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी मीडियन लोब। मीडियन का मतलब क्या है, लेट्स सपोज दैट हम कहते हैं ये एक ग्लैंड है, इसकी अपर लोब है एंटीरियर, इसकी लोअर लोब है पोस्टीरियर, और इसकी जो दरमियान वाली लोब है ये कहलाती है मीडियन लोब। ये एमकेट का क्वेश्चन है, दैट इज द स्मॉलेस्ट लोब। जो स्मॉलेस्ट लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड की वो कौन सी होती है, मीडियन लोब है। अब वो कहते हैं कि मीडियन लोब की जो केमिस्ट्री है ना, इसको इतनी आसानी से समझा नहीं गया हुआ, बड़ा ज़्यादा मुश्किल है, इसको काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है इसके लिए समझने में, लेकिन समहाउ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मीडियन लोब के बारे में है, वो हम आपसे यहाँ पे शेयर करते हैं। कहते हैं मीडियन लोब से जो हार्मोन रिलीज होता है वो कौन सा होता है, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मीडियन लोब से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है वो हार्मोन का नाम क्या होता है, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH। अब वो कहते हैं कि मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसका कॉज क्या है, इसको रिलीज कौन करवा रहा होता है, तो कहते हैं ये रिलीज तो इसको फैक्टर कहाँ से होता है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, अगेन किसके, हाइपोथैलेमस के। तो वो हाइपोथैलेमस के जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं वही इसको रिलीज करवाने में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, एक पॉइंट। दूसरी बात कहते हैं कि जो एक्सटर्नल लाइट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे, लेट्स सपोज दैट हमारी स्किन के ऊपर एक बाहर से एक्सटर्नल लाइट फॉल करती है, तो कहते हैं कि हमारी स्किन के अंदर सेल्स हैं, मेलिनोफोर सेल्स हैं, वो मेलिनोफोर सेल्स हैं एक ब्राउन पिगमेंट बनाते हैं, और इस ब्राउन पिगमेंट को हम किसका नाम देते हैं, मेलानिन का नाम देते हैं, और इसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो डार्कर होना शुरू हो जाती है। अगर हम अपनी मेल्स की बात करें तो गर्मी हो सर्दी हो हमारा आउटडोर एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, हमने बाहर इंटरेक्शन हमारा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारा जो कलर है वो थोड़ा सा डल होता है, क्योंकि हमारी स्किन है उसके ऊपर सनलाइट है, एक्सटर्नल लाइट है, वो बार बार फॉल हो रही होती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम मेलानिन बन रहा होता है, और उससे हमारी स्किन है वो थोड़ी सी डार्कर हो रही होती है, एक पॉइंट हो गया। फिर इसके साथ साथ कहते हैं कि वो वाली फीमेल्स जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनमें क्या होता है, ये वाला हार्मोन रिलीज होता है। अभी मैंने फिर बताया इसका ऐसा क्यों होता है, वो रीजन समझ नहीं आए हैं, लेकिन वो वहां पे हार्मोन है वो रिलीज हो रहा होता है, इसी वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनका जो स्किन है वो थोड़ी सी डल होना शुरू हो जाती है, ड्राई होना शुरू हो जाती है। एक हम वहां पे नेक्स्ट एक एडिसन डिजीज भी पढ़ेंगे, एडिसन डिजीज में भी ये हार्मोन है ये रिलीज हो रहा होता है, लेकिन अगेन इसकी केमिस्ट्री है थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसको साइंटिस्ट है वो सर्च आउट कर रहे हैं किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट किया जाए। नेक्स्ट है जी इसका थर्ड है पार्ट, वो आ जाता है पोस्टीरियर लोब। कहते हैं पोस्टीरियर लोब है, इससे जो रिलीज होने वाले हार्मोन है वो पहला होता है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। मैं अगेन आपको बताता चलूं, पोस्टीरियर लोब अपना कोई हार्मोन नहीं बनाती, पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब अपना कोई हार्मोन नहीं बनाती, बल्कि जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है उनको स्टोर किया होता है और ज़रूरत पड़ने पे फिर ये रिलीज़ वहाँ से कर रही होती है। तो हम यहाँ पे ये वर्डिंग इस्तेमाल करेंगे कि जो पोस्टीरियर लोब है पिट्यूटरी की वहाँ से ये हार्मोन रिलीज़ हो रहे होते हैं, और ये वाले हार्मोन यहाँ से रिलीज़ कब होते हैं, जब इनकी ज़रूरत होती है। अब कौन कौन से हार्मोन हैं हम उनके बारे में डिस्कस करने लगे हैं। पहला हार्मोन है इसमें ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हार्मोन है इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम देख लेते हैं ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कहते हैं जो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जिसको हम वैसोप्रेसिन कहते हैं, पहली बात है कि ये बॉडी में काम क्या करता है। कहते हैं ये बॉडी के 3 काम कर रहा होता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है, ओस्मोटिक प्रेशर को, वाटर और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। तो ये 3 काम करता है, इट मेंटेन ब्लड प्रेशर, इट मेंटेन ब्लड वॉल्यूम एंड इट मेंटेन ओस्मोटिक प्रेशर। अब सवाल यह है कि ये हार्मोन कब रिलीज होगा, तो उसका आंसर है बेटा कि जब हमारी बॉडी में ये तीनों पॉइंट्स ड्रॉप हो रहे होंगे, मतलब हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर लो हो रहा होगा,
हमारी बॉडी का ब्लड वॉल्यूम लो हो रहा होगा या हमारी बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर है ये लो हो रहा होगा। इन तीनों केसेस में ये हार्मोन है कहां से रिलीज होगा? अगेन मैंने आपको जैसे बताया ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन नहीं है, ये एक्चुअली कौन रिलीज करेगा? ओस्मोरिसेप्टर्स। किसके ओस्मोरिसेप्टर्स बेटा है? ये हाइपोथैलेमस के हैं। कहते हैं हाइपोथैलेमस के जो ओस्मोरिसेप्टर्स हैं इसको ये रिलीज करेंगे और ये आके स्टोर हो जाएंगे किसके अंदर? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और जरूरत पड़ने पे जब ये तीनों लेवल लो हो रहे होंगे तब ये बॉडी से क्या हो रहे होंगे? रिलीज हो रहे होंगे। और इनका बेसिक काम क्या है? इनका बेसिक काम ये है कि इन्होंने इन तीनों लेवल्स को, इन तीनों पॉइंट्स को क्या करना होता है? मेंटेन करना होता है। तो ये था जनाब हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पहला ग्लैंड। वो कौन सा पहला जो हार्मोन रिलीज होता है वो कौन सा है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन हार्मोन। पिट्यूटरी का जो नेक्स्ट हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसका अगेन रिलीजिंग फैक्टर कौन सा है? हाइपोथैलेमस है। और ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और किसके अंदर आके स्टोर हो जाता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके स्टोर हो जाता है। अब ये हार्मोन है वो कह रहे कि इसके इफेक्ट्स क्या हैं, ये क्या स्टिमुलेट करता है, ये क्या काम कर रहा होता है? कहते हैं कि ये सर्विक्स है, ये सर्विक एक एरिया होता है जो वेजाइना है और यूट्रस है उसके मिडल वाला पार्ट होता है, उसका एक पोर्शन सा होता है, उसको हम नाम देते हैं सर्विक। कहते हैं इसको डायलेट करता है। डायलेट का मतलब है इसको थोड़ा सा फैला देता है, ठीक है। और दूसरा काम करता है प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज करता है। एक्चुअली हमने प्रीवियस जब एंटीरियर पिट्यूटरी है उसके हार्मोन्स हैं उनके बारे में स्टडी कर रहे थे, वहाँ पे हमने पढ़ा था कॉर्पस ल्यूटियम बना, उसने प्रोजेस्टेरोन के लेवल को मेंटेन किया। उसके बाद क्या हुआ? फीटस बन गया, उसने प्रोजेस्टेरोन के लेवल को मेंटेन करने में रोल प्ले किया। और ये मेन प्रेगनेंसी हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। और जो पूरे 9 मंथ है फीमेल की बॉडी में ये हार्मोन मैक्सिमम रिलीज होता रहता है और इसी ने एक्चुअली जो प्रेगनेंसी होती है उसको मेंटेन करना होता है। लेकिन जब टाइम होता है बर्थ का तब कहते हैं कि ये हार्मोन रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ये करेगा क्या? ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल है उसको क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। सेम उसी टाइम पे कहते हैं कि ये जो यूट्रस हैं इनके जो स्मूथ मसल्स हैं, इनके स्मूथ मसल्स को ये इफेक्ट करता है और इनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से एक वेव प्रोड्यूस होती है। और उस वेव के जरिए से जो मदर है उसको आसानी होती है कि वो अपने बेबी को बॉडी से बाहर पुश कर सके। तो ये मेन इसके हार्मोन के फंक्शन है। नेक्स्ट बेटा कह रहे हैं कि मिल्क की इजैकुलेशन है उसको करने में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। किसमें? वो वाली फीमेल्स जो दूध पिलाती हैं, मतलब वो फीमेल्स, अब नॉर्मली जो वो वाली फीमेल्स होती हैं जिनका बेबी होता है वो दूध पिलाती हैं, या फिर सम टाइम है कोई और भी फीमेल है, ठीक है, वो भी दूध पिलाने में अपना रोल प्ले करती हैं। तो वो वाली फीमेल्स जिन्होंने दूध पिलाना होता है उनमें बेटा ये क्या करवाता है? मिल्क की इजैकुलेशन में ये वाला हार्मोन है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। होपफुली आपको पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके तमाम हार्मोन्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा हद तक अब आसानी हो जाएगी उसको याद करने में, उसको समझने में। अगर आपको ये लेक्चर है ये पसंद आया है तो नीचे सब्सक्राइब का एक बटन है, काइंडली उसको क्लिक कर लें ताकि इन फ्यूचर जो बाकी इसी तरह के और अच्छे लेक्चर्स हैं वो आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।